हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम फिर से हाजिर हैं लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाले हैं। इसमें भी हम आपको डिस्कस कराने वाले हैं लगभग लगभग क्या 80 क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ दोस्तों, क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और आपको यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपको डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बिना वक्त गवाए चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिएगा, जैसा कि आपको पता है कि आपका जो एग्जाम होने वाला है, ये जो एग्जाम होने वाला है इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो कितने रहने वाले हैं? तो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहने वाले हैं 140। कितने रहने वाले हैं दोस्तों? 140 रहने वाले हैं, ठीक है। जिसमें से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे 80, 24 क्वेश्चन होने वाले हैं शॉर्ट टाइप और 6 क्वेश्चन होने वाले हैं लॉन्ग टाइप। जिसमें से आपको करने हैं ऑब्जेक्टिव में 40 करने हैं, फिर आपको शॉर्ट में 12 करने हैं और ये जो लॉन्ग उसमें 3 करने हैं। यानी कि आपको कुल क्वेश्चन करने कितने हैं? तो आपको कुल क्वेश्चन करने हैं 55 क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको 80 एमसीक्यू यानी कि 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा पहला इस मॉडल सेट का पहला क्वेश्चन है वो आखिर है क्या। ओके, तो इस मॉडल सेट का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है और वो मॉडल क्वेश्चन क्या है? तो कह रहा है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यानी कि द फोकल लेंथ ऑफ विच मिरर इज निगेटिव। यानी कि आपसे ये पूछी जा रही है कि किस दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है? तो ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है। तो चलिए हम आपको एक बात बताते हैं और याद रखिएगा, जब तक आपको साइन कन्वेंशन यानी कि चिन्ह परिपाटी याद नहीं रहेगी तब तक ऐसे क्वेश्चन आप गलत कर दोगे, ठीक है। तो अब एक बात समझिएगा, ठीक है। आपको भी पता है, मान लेते हैं ये लाइन है, ठीक है। तो आपको पता है कि लाइन के इधर को हम लोग प्लस कहते हैं और लाइन के इधर को हम लोग माइनस कहते हैं। यानी कि अब यहाँ पर जो साइन कन्वेंशन यूज किया जाता है वो नए कार्टेशियन जो यहाँ पे लाइन है, कार्टेशियन जो लाइन है उससे हम लोग करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, इधर प्लस रहता है, इधर माइनस रहता है। अब एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे दर्पण की बात की जा रही है ना, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, 3 दर्पण है। एक बात थोड़ा सा समझिए, अगर हम अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है धसा होता है, धसा होता है और पीछे क्या होता है, ये कलई की गई रहती है, कलर किया गया रहता है। अब एक बात समझिएगा, अब यहाँ पे जो दर्पण है वो खोखले गोले का हिस्सा, आपको भी तो पता है। तो खोखले गोले का हिस्सा है तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका जो फोकस होने वाला है वो निगेटिव होगा। क्या होगा? इसका फोकस निगेटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे आप ही देख पा रहे हैं कि जो मान लेते हैं ये ओरिजिन है और ओरिजिन से ये लेफ्ट की तरफ है। किसके तरफ है? तो ओरिजिन से ये लेफ्ट की तरफ है, बाएं की तरफ है। जब बाएं की तरफ है तो बाएं का वैल्यू निगेटिव होता है। तो याद रखिए, जो अवतल दर्पण है इसी की फोकस दूरी क्या होती है? तो इसी की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्लियर है? और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ठीक है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2 कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या रिलेशन है? एक बात समझिएगा, हम आपको बताते हैं। देखिए, मानते हैं कि यहां पे हमने एक मिरर बना दिया। देखिए यहां पर हमने क्या बना दिया? एक मिरर बना दिया। क्लियर है? अब यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये P है और यहाँ पे ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सेंटर है। क्या है? सेंटर है। अब देखिए, सेंटर हो गया और ये हो गया। अब सेंटर के जो बीच वाला होता है इसको हम लोग कहते हैं F, फोकस। और यहां से C से लेकर के P तक, C से लेकर के P तक होता है, इसको हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, R कहते हैं। तो आप एक बात देख रहे हो कि जो F है R का आधा है, R का आधा है। यानी कि यहाँ पे 2 बातें हो सकती हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि बताइए R बराबर क्या होगा, तो R बराबर हो सकता है 2F हो सकता है। क्या हो सकता है? R बराबर
2f हो सकता है। और फिर वही देख लेते क्या r बराबर 2f है, तो नहीं है। तो अब देखिएगा, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो यहाँ पे डिवाइड किया गया है इसको हम लोग क्या करना चाहें, तो अगर अब आपको f निकालना है ना, तो f बराबर r/2, ये भी रिलेशन होता है, ये भी रिलेशन होता है, ये भी रिलेशन होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, क्या f बराबर r होता है, तो ये तो नहीं हो सकता है। क्या f बराबर r/2 होता है, तो यहाँ पे देख पा रहे हो f बराबर r/2 होता है, यानी कि ऑप्शन सही है, बी नंबर सही हो जाएगा। आई होप आपको एक एक बात समझ में आ रही होगी। अगर आपको समझ में आ रही होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और इससे जितना हो सके शेयर कर दे कि हर एक बच्चे के पास पहुंच जाए जो कि एग्जाम की तैयारी कर रहा है और 2025 में अपना एग्जाम देने वाला है। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 है, सामान्य दृष्टि के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, यानी कि जो एकदम जो विजन होता है, क्लियर विजन का जो न्यूनतम होता है, लिस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो देखिएगा, अगर हम बात करते हैं क्लियर विजन का, डिस्टिंक्ट विजन या जिसको हम लोग क्लियर विजन कहते हैं, और किसका, तो आंख आपका कैसा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। तो नॉर्मल का क्या होता है, दो बात आपको बताते हैं, दोनों बात आपको याद रखनी है। अगर हम न्यूनतम दूरी की बात करें, तो न्यूनतम दूरी की बात करें तो वो होता है 25 सेंटीमीटर। यानी कि देखिएगा, अगर मेरा हाथ यहां पे रहेगा तो हम नहीं देख पाएंगे, लेकिन यही अगर 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रहेगा, यानी कि मान लेते हैं यहां पे क्या है, तो जैसे ठीक है, यहां पे कोई व्यक्ति है और ये कोई ऑब्जेक्ट देखना चाहता है और इसका डिस्टेंस कितना है, 25 है, तो ये इसको क्लियर देख पाएगा। लेकिन यही डिस्टेंस को अगर कम कर दें तो ये नहीं देख पाएगा। तो लिस्ट डिस्टेंस कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होती है। और इसी के साथ एक को बता दें कि मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होती है, मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होती है। अगर मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करें, अगर हम मैक्सिमम डिस्टेंस की बात करें, मतलब कि जो हमारा नॉर्मल आंख है, नॉर्मल आई है, वो कितनी दूरी देख सकता है, तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है दोस्तों वो होता है इन्फिनिटी, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं अनंत। यानी कि क्या देख सकता है, अनंत देख सकता है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग, ठीक है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है, यानी कि विच कलर ऑफ व्हाइट लाइट बेंड लीस्ट व्हेन द लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म। चलिए देख लेते हैं। अब यहां पे देखिए, मान लेते हैं यहां पे एक प्रिज्म है, क्या है, एक प्रिज्म है, यहां से कोई व्हाइट लाइट हम इसमें डिसेंड करा रहे हैं, और जब इसमें लाइट जाएगा ना, तो लाइट जाकर क्या होता है, फैलता है ऐसे, ठीक है, लाइट जाकर के कुछ ऐसे ये फैलता है। अब देखिएगा, यानी कि आपको भी पता है कि जब व्हाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारेंगे, जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास करेगा, तो जब पास करेगा तो स्पेक्ट्रम बनता है, और जब स्पेक्ट्रम बनता है तो स्पेक्ट्रम में कौन से कलर होते हैं, तो स्पेक्ट्रम में जो कलर होते हैं वो होता है बी आई बी जी ओ वाई ओ आर, विवग्योर होता है। क्या होता है, विवग्योर होता है। तो आप देख पा रहे हैं ना, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम बेंट होता है। तो सबसे कम कौन बेंट हो रहा है, तो सबसे कम जो बेंट हो रहा है वो रेड होता है। तो ऑप्शन से हो जाएगा सी, यानी कि रेड, लाल। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गई। और कहते हैं जो सबसे अधिक बेंट होता है, तो जो सबसे अधिक बेंट होता है, सबसे अधिक झुकता है, सबसे अधिक झुकता है, वो कौन सा रंग झुकता है, तो वो झुकता है वायोलेट, जिसको आप बैंगनी कहते हो।
आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि। अब थोड़ा एक बात समझिए, अगर हम बात करें ह्यूमन आई का, ह्यूमन आई की बात करें तो ह्यूमन आई के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है, इमेज होता है, कैसा होता है। थोड़ा सा एक बात को समझिए, मान लेते हैं ये हमारा आंख हो गया, हमारा जो आई होता है ना उसमें लेंस होता है, और उसमें कौन सा लेंस होता है, तो हमारे आंख में जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। कैसा लेंस होता है दोस्तों, तो उत्तल लेंस होता है, यानी कि कन्वेक्स लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है, जिसको आप अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो उत्तल लेंस होता है, ये जो इमेज बनाता है, कहां इमेज बनाता है, तो ये जो इमेज बनाता है ना, ये रेटिना पर, इसको आप कहते हैं रेटिना, इसको क्या कहते हैं, रेटिना। तो रेटिना पे क्या करता है, ये इमेज बनाता है। रेटिना पे जब ये इमेज बनाता है ना, तो आपको भी पता है कि जो कन्वेक्स लेंस है उसके द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है और रियल होता है। तो एक बात समझिए, तो यहाँ पे मानव आंख के रेटिना द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वर्चुअल और इरेक्ट नहीं होगा, यानी कि आभासी और सही सीधा नहीं होगा, आभासी और उल्टा नहीं होगा, रियल और इन्वर्टेड यानी कि वास्तविक और उल्टा होता है। अब देखिए, अब कहेंगे कि जो इमेज उल्टा बना लेकिन हम सीधा कैसे देख पाते हैं, तो देखिएगा ये इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन के पास पहुंचता है और वो इमेज को क्या कर देता है, और वो इमेज को सीधा कर देता है। और जब वो सीधा कर देता है तब हमें उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो सीधा दिखाई देता है। आई होप की बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, यानी कि आकाश का रंग जो ब्लू होता है, आकाश का रंग जो नीला होता है, ब्लू होता है, ये किसके कारण होता है, आकाश का रंग ब्लू किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा आकाश का रंग जो ब्लू होता है उसके लिए एक फेनोमेनन रिस्पॉन्सिबल होता है जिसे आप कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि वर्ण विक्षेपण, सॉरी प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या हो जाएगा, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी कि ऑप्शन से बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यानी आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि वो दर्पण जो होती है, जो प्रतिबिंब को बड़ा बनाती है, वो होता है अवतल दर्पण। क्या होता है दोस्तों, अवतल दर्पण, यानी कि कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर होती है जो कि प्रतिबिंब को क्या करती है, बड़ा बनाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग होता है। निकट दृष्टि दोष, अब ये निकट दृष्टि दोष होता क्या है, तो आप थोड़ा सा समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये आपका आंख हो गया, यहाँ पे लेंस है, यहाँ पे क्या है, ये लेंस है। अब यहाँ पे जो इमेज बन रहा है ना, वो रेटिना से पहले बन जाता है, रेटिना से पहले ही बन जाता है, यानी कि नजदीक की वस्तु आपको साफ साफ दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है कि नजदीक की जो वस्तु होगी वो आपको क्लियर दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु क्लियर दिखाई नहीं देगी। ठीक है, दूर की वस्तु क्लियर दिखाई नहीं देगी, जब क्लियर दिखाई नहीं देगी तो आपको धुंधला धुंधला दिखाई देगा। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करना है तो हम करेंगे क्या, तो एक लेंस यूज करेंगे, और वो लेंस क्या होगा दोस्तों, तो वो लेंस होगा आपका, ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। क्या है जी, अवतल लेंस, यानी कि हम यूज करने वाले हैं कॉनकेव लेंस। क्या यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस यूज करेंगे निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? अब एक बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट चाहे वो ज्यादा हो चाहे कम हो, मिनिमम भी हो, तो उसको डिटेक्ट करने की जो क्षमता होती है एक उपकरण में होती है, एक इंस्ट्रूमेंट में होती है, जिसे आप कहते हैं गैल्वेनोमीटर। यानी कि ऑप्शन से ये हो जाएगा ए। तो गैल्वेनोमीटर ही है जो इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस को दर्शाता है, बताता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाएं हाथ के अनूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? दाएं हाथ के अनूठे के नियम को, दाएं हाथ के अनूठे के नियम को कॉर्क स्क्रू नियम भी कहते हैं और ये मैक्सवेल ने दिया था, यानी कि ऑप्शन से डी हो जाएगा। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने दिया था दोस्तों? तो दिए थे वो मैक्सवेल साहब ने दिया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। विभवांतर का एसआई मात्रक, विभवांतर जिसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है दोस्तों? वोल्ट होता है। अब क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? देखिए दो प्रकार के संयोजन होते हैं, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। सीरीज में क्या होता है, एक के बल तो एक रेसिस्टेंस को दूसरे रेसिस्टेंस से जोड़ते जाते हैं। अगर एक है, 1 2 3 4 5 है, 5 है, अगर मान लेते हैं पहले का 1 है, दूसरे का 3 है, तो मिलके 4 हो गए, तीसरे का 2 है, मिलके 6 हो गए। यानी कि आप देखें जब उसको सीरीज में जोड़ेंगे ना वो बढ़ेगा। लेकिन अगर बात करेंगे घटेगा कब, तो उसको अगर आप चाहते हैं कि रेसिस्टेंस घटे, तो जो रेसिस्टेंस है, जो प्रतिरोध आप लगा रहे हैं, उसको आप किस में अरेंज करेंगे? तो पैरेलल अरेंज करेंगे, तब जाकर के काम बनेंगे। तो कह रहा है कि निम्नलिखित संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। बढ़ता किस में है जी? तो अभी तो हमने बताया बढ़ता है वो श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में। किस में बढ़ता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में बढ़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं की प्रकृति कैसी होती है? चुंबकीय बल रेखाओं की प्रकृति कैसी होती है? तो याद रखिएगा, जैसे देखिए यहां पे एक बात करते हैं, यहां पे मान लेते हैं चुंबक हो गया। क्या हो गया दोस्तों? चुंबक हो गया। ओके, मान लेते ये नॉर्थ है, ये साउथ है, या छोड़ते हैं। देखिए ये देखिएगा बल रेखा कुछ इस प्रकार की है। क्या है? बल रेखाएं कुछ इस प्रकार की है। अब आप देखिए कोई भी बल रेखाएं जो है एक दूसरे को डिवाइड नहीं करती हैं, एक दूसरे को डिवाइड नहीं करती हैं या बाइसेक्ट नहीं करती हैं। तो आप याद रखिएगा जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है ना, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो एक इमेजिनरी लाइंस होती हैं। कैसे लाइंस होती हैं? इमेजिनरी लाइंस यानी कि काल्पनिक होती है। और एक नोट याद रखिएगा कि ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, एक दूसरे को नहीं काटती है। यानी ये जो होते हैं किसी कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा कितने का बराबर होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों 1 किलोवाट, आप देखिएगा 1 किलोवाट, 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट। कितना जी? 1000 वाट। 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट। और एक आप कह रहा है कि कितने जूल होते हैं, तो याद रखिएगा कि 1 किलोवाट घंटे के अंदर 3.6 गुणे 10 का पावर 6 जूल होते हैं। 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। कितना में? 1 किलोवाट घंटे में। आप इसको याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब देखिएगा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, नवीकरणीय ऊर्जा यानी जिसको हम लोग कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी।
अब देखिए एनर्जी के दो स्रोत, एक को रिन्यूएबल सोर्स कहते हैं और एक को नॉन रिन्यूएबल सोर्स कहते हैं। रिन्यूएबल सोर्स कहने का मतलब होता है कि मान लेते हैं कि किसी ऊर्जा के स्रोत को हमने उपयोग कर लिया तो फिर से निर्मित हो जाए और उसे हम फिर से उपयोग कर पाए। लेकिन अगर नॉन रिन्यूएबल की बात करते हैं तो इसमें जो मान लेते हैं ऊर्जा का स्रोत आपने उपयोग कर लिया है, तो ऊर्जा का स्रोत जब उपयोग कर लिए तो उसको बनने में या तो बहुत अधिक समय लग जाएगा या तो नहीं बनेगा, तो उसको बोलेंगे अनवीकरणीय। ठीक है, तो कह रहे कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ रिन्यूएबल, नवीकरणीय ऊर्जा। तो याद रखिएगा सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी ये कभी खत्म होने वाली ऊर्जा नहीं है। ठीक है, ये लगातार हमको मिलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अपसारी लेंस, अपसारी लेंस। अपसारी को हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। थोड़ा सा आपको समझाते हैं और समझिए। जैसे देखिएगा, आपको भी पता है दो प्रकार के लेंस, एक है जिसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्स और एक जो है जिसको हम लोग कहते हैं कनकेव। अब देखिएगा, जब आप क्या करेंगे, इससे लाइट को पास कराएंगे ना, जब इससे लाइट को पास कराएंगे तो क्या करेगा, एक दूसरे को एक को, यानी कि ए जो लाइट है ना उसको ये पॉइंट कर देगा। क्या करेगा? उसको ये पॉइंटेड बनाएगा, कन्वर्ज करेगा। क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। कन्वर्ज करने का मतलब एक जगह पे मिलाना। अब वहीं पे अगर आप लाइट को किससे पास कराते हैं, तो एक अवतल लेंस से पास कराते हैं, कनकेव लेंस से पास कराते हैं, तो लाइट को क्या कर देता है, ये फैला देता है। लाइट को क्या कर देता है, ये फैला देता है, और फैलाने को कहते हैं डाइवर्ज। क्या कहते हैं? डाइवर्ज कहते हैं। अब एक बात बताइए, जब ये डाइवर्ज कहेगा तो इसको डाइवर्जिंग लेंस ही तो बोलेंगे। तो याद रखिएगा डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, तो वो होता है अवतल लेंस। और साथ ही साथ आपको एक कंसेप्ट ये भी बता देते हैं कि अगर दर्पण के केस की बात करेंगे तो सुनिएगा, अगर लेंस के केस में बात करेंगे तो जो आपका ये उत्तल दर्पण है ये कौन सा होता है, अभिसारी होता है। उत्तल दर्पण अभिसारी, सॉरी उत्तल लेंस ना, उत्तल लेंस अभिसारी, अभिसारी, और अवतल लेंस अपसारी। लेकिन दर्पण के केस में जस्ट अपोजिट हो जाता है, यानी कि यहां पर अभिसारी दर्पण की बात करेंगे तो अभिसारी दर्पण हो जाता है अवतल और अपसारी दर्पण हो जाता है उत्तल। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण कैसा हो जाएगा, तो उत्तल दर्पण हो जाएगा अपसारी। लेंस के केस में अपसारी कौन है, तो लेंस के केस में अपसारी अवतल दर्पण है, लेकिन दर्पण के केस में अपसारी उत्तल दर्पण है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन होता है, यानी कि प्राइमरी कलर कहा जा रहा है, प्राइमरी कलर ऑफ द लाइट। तो प्राइमरी कलर होता है आरबीजी। याद रखिएगा आरबीजी, रेड, ब्लू, ग्रीन, यानी कि ऑप्शन से हो जाएगा इनमें से सब, यानी कि डी। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। तो आपका जो आंख होता है ना, उसका जो ये देखते हैं कि काला वाला हिस्सा, ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आइरिस। यानी कि हमारे नेत्र को कलर प्रोवाइड कौन करता है, तो आइरिस प्रोवाइड करता है। तो याद रखिएगा निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो वो होता है आइरिस होता है। क्या होता है? आइरिस होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक हर्स पावर कितने बराबर होता है, एक हर्स पावर 1 HP। तो आपको याद रखनी है एक हर्स पावर जो होता है ना वो बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन से ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कि विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, जो मैग्नीफाई करता है वो होता है उत्तल लेंस। क्या होता है? जो मैग्नीफाइंग ग्लास है वो क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। आप याद रखेंगे, आप जो यूज करते हैं ना मैग्नीफाइंग ग्लास, वो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण। एक बात याद रखिएगा, आप समझिए, यहां पे
मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, बैटरी है, ये उसका पॉजिटिव और ये उसका निगेटिव है। अब तो आपको भी पता है कि जो धारा प्रवाहित होती है वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ प्रवाहित होती है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, लेकिन यहीं पर अगर बात करें इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और यहाँ पे जब धारा को प्रवाहित करेंगे तो कौन सा फैक्टर है जो मूव करता है, तो धारा प्रवाहित होते तो गतिशील कण कौन सा होता है, तो याद रखिएगा धारा प्रवाहित होने पर जो गतिशील कण होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है दोस्तों, वो होता है इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको हम बताते हैं। देखिएगा इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इस पर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज होता है, और ये किस में होता है, माइनस में होता है। किस में होता है, माइनस में होता है। ठीक है, और आपको बात बता दें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों में सबसे हल्का यानी कि जिसका वजन नगण्य होता है वो किसका वजन होता है, तो इलेक्ट्रॉन का ही वजन होता है, जो कि बिल्कुल भी जीरो होता है, यानी कि ना के बराबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न है 22 कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, अगर आप बात करते हैं आई का, तो आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। आई बराबर क्यू बाई टी होता है। ठीक है, आई बराबर क्यू बाई टी होता है। अब यहां पे देखिएगा, अब यहां पर अगर बात करते हैं क्यू बराबर, तो क्यू बराबर आई टी होता है, क्यू बराबर आई टी होता है। अब क्यू का मतलब होता है चार्ज, क्या होता है, चार्ज। तो चार्ज बराबर ये आई यानी कि विद्युत धारा गुणे समय, विद्युत धारा गुणे समय। और आपको भी पता है धारा किसे कहते हैं, आवेशों के प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो जब क्यू की बात करेंगे तो क्यू की आई क्या होता है, एम्पियर, और समय मान लेते हैं घंटे में है तो आवर्स। तो एम्पियर आवर्स किसका हो जाएगा, तो एम्पियर आवर्स हो जाएगा चार्ज का। एम्पियर आवर्स जो यूनिट है वो किसका है दोस्तों, तो चार्ज का यानी कि आवेश का। तो ऑप्शन से वो हो जाएगा बी, ऑप्शन से हो जाएगा बी। आप बिल्कुल याद रखिएगा, ये तीनों कंसेप्ट आप याद रखिए कि आई बराबर क्यू बाई टी न्यूमेरिकल बनाने में आपको आसानी होगी, और क्यू बराबर आई टी होता है, चार्ज एम्पियर आवर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर जो 23 आपके सामने है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, यानी कि कौन सा यूनिट है जो वाट होता है। तो आपको पता है कि जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड को हम लोग वाट कहते हैं, जूल प्रति सेकंड को हम लोग वाट कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट का मात्रक होता है एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और विद्युत धारा को किससे मापा जाता है, एम्पियर मीटर से, एम्पियर मीटर से मापा जाता है। और एम्पियर मीटर को कैसे अरेंज किया जाता है, तो एम्पियर मीटर को हमेशा हम लोग सीरीज फैशन में अरेंज करते हैं, आप याद रखेंगे। ओके, चलिए अब ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस होता है वो होता है दोस्तों CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो हो जाएगा ऑप्शन से सी, कार्बन डाइऑक्साइड। और एटमॉस्फेयर में इसकी जो वैल्यू होती है 0.03% होती है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। और ऑक्सीजन कितना होता है, तो ऑक्सीजन होता है 20.95%। आप अप्रोक्सीमेट करके इसको आप 21% कहते हो। ठीक है, और नाइट्रोजन सबसे अधिक होता है 78%, आप ध्यान में रखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो याद रखिएगा भोजन, एक्चुअली हमारे बॉडी में भोजन टूटते हैं और टूटने को रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा क्या ऑक्सीडेशन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है कि रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं अपचयन, यानी कि हमारे शरीर के अंदर भोजन का होता है अपचयन। आप इसको याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए अगला प्रश्न जो है वह 27, कली चूना पर जब जल डाला। कली चूना किसे कहते हैं आप समझिए, कली चूना, कली चूना का जो सूत्र होता है वो था कैल्शियम CO2, कैल्शियम ऑक्साइड।
क्या होता है दोस्तों? कैल्शियम सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अब जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, आप इसे क्या करते हो, आप इसे क्विक लाइम भी कहते हो। ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहां पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो कली चूना होता है, जब जल डाला जाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है, यानी अभिक्रिया होती है तो क्या होती है? देखिए थोड़ा सा रिएक्शन को देखते हैं। देखिए रिएक्शन है CO H2O। अब कैल्शियम ऑक्साइड है H2O, उसमें जब डाला जाएगा तो क्या होने वाला है? तो देखिए जब कैल्शियम ऑक्साइड में H2O को डाला जाता है तो ये रिएक्शन करेगा और बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CH का होल ट्वाइस। एक और बात याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं और क्विक लाइम भी कहते हैं। ठीक है, अब सुनिए, कैल्शियम ऑक्साइड में जब आप जल को डालेंगे, पानी को डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और हाँ जी दोस्तों, इसके साथ भी क्या होगी, तो इसके साथ मुक्त होगी हीट। और आपको बता, जिस रिएक्शन में हीट जनरेट होती है उसे आप कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी कि ऑप्शन से हो जाएगा एक्सोथर्मिक, यानी कि ऑप्शन से ए। और जिसमें क्या होता है, ऊष्मा यूज होता है, एनर्जी यूज की जाती है, उसको कहते हैं ऊष्मा शोषी। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 का जो जवाब हो जाएगा हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? Which of the following is the most reactive? Which of the following is most reactive? तो याद रखिएगा दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले मॉडल पेपर में भी आपको बताया था कि आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन तो पक्का एक आने ही वाले हैं। थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, देखिएगा। कैल्शियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, चांदी, सिल्वर, गोल्ड। अब देखिए ये रिएक्टिविटी सीरीज है। आप रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं रिएक्टिविटी कम होती जाती है। यहाँ पे देखा जा रहा है 4 ऑप्शन है, कॉपर है, आपको पारा है, ये सिल्वर है और ये सोना है। अब देखिए यहां से हमको देखना है, ये 4 आपके पास है, तब कह रहा है कि कौन सा मोस्ट रिएक्टिव है, इसमें कौन सा मोस्ट रिएक्टिव है। तो देख लेंगे जो सबसे ऊपर है कॉपर, तो ऑप्शन है कॉपर। अब रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखना है तो उसके लिए एक ट्रिक है, काशीनाथ का, देखिए काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। याद रखिए, हमसे हमारे साथ याद रखिए, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। कौन है आगे आओ, कौन है आगे आओ। ठीक है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। आप याद रखेंगे और आप पक्का एक क्वेश्चन जरूर सही करके आओगे, ये आपको याद रहेगी तो आप फिर के बोलना है कि आप उसको याद कर लेना। तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ए, यानी कि कॉपर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29, चूना जल का रासायनिक सूत्र। चूना जल यानी कि लाइम वाटर। अब याद रखिएगा जो लाइम वाटर होता है, लाइम वाटर यानी कि इसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आप सिलेक्ट लाइम भी कहते हैं।
सिलेक्टेड लाइम भी कहते हैं, लाइम वाटर भी कहते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। अब कह रहा है कि द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऑप्शन से हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। ट्रिक बताते हैं, याद रखिएगा। ट्रिक है, आप याद रखिए अनिल, अनिल। अब ट्रिक क्या है देखिएगा, अ से होता है अम्ल, नी से नीला, ल से लाल। अब देखिए अम्ल है, नीला को लाल कर देता है। जब नीला को लाल कर देता है, देखते हैं लाल को नीला कर देता है, लाल को नीला कर देता है और यहाँ पे अम्ल नीला को लाल कर देता है। तो लाल को नीला कौन करता है? क्षार करता है। कौन करता है? बेस। कौन करता है दोस्तों? बेस। बेस जो होता है रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। तो ऑप्शन देख लेंगे 11 और 10। अब कैसे? तो देखिएगा पीएच स्केल पूछी जा रही है, तो देखिएगा स्केल में आपके होते हैं 0 से लेकर के 14 तक। 7 होता है न्यूट्रल, 7 के बाद होता है वो बेस होता है और 7 के पहले एसिड होता है। तो देखते हैं कि नीला कर देगा, तो नीला करेगा तो बेस होगा। बेस होने के लिए 7 से ऊपर यानी कि 10 और 11, यानी कि ऑप्शन से सही जवाब हो जाएगा डी, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बॉन्ड होते हैं? एल्केन, अब देखिएगा एल्केन, एल्किन, एल्काइन, एल्केन, एल्किन, एल्काइन। अगर हम एल्केन की बात करते हैं तो एल्केन में होता है आपको सिंगल बॉन्ड। एल्केन में क्या होता है? एल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड, एल्किन में होता है डबल बॉन्ड और एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो पूछा जा रहा है कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 3। तो ऑप्शन से सी हो जाएगा 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। ग्लूकोज का आणविक सूत्र आपको पता है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लड़ को, यानी कि सॉरी सोडियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड आखिर उससे बनता क्या है और वो होता क्या है? तो उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों साबुन। क्या कहते हैं? सोप, यानी कि साबुन। ठीक है, चाहे वो कैल्शियम होता है कि इसमें कैल्शियम भी होता है और सोडियम भी होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। NaOH और KOH दोनों होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए कह रहा है कि CHO अविक्रियाशील मूलक को कहते हैं, यानी कि फंक्शनल ग्रुप CHO। तो फंक्शनल ग्रुप CHO कहते हैं किसको? हम लोग एल्डिहाइड को ही कहते हैं, याद रखिएगा। अब देखिएगा आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, तो याद रखिएगा बाएं से अगर दाएं जाते हैं, बाएं से अगर दाएं जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? घटती है दोस्तों। क्या होती है? एटॉमिक रेडियस घट जाती है। एटॉमिक रेडियस घटती है जब आप लेफ्ट टू और राइट जाते हैं। तो ऑप्शन से हो जाएगा ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजा दें। ठीक है, चलिए देखते हैं। हा, ही, ली, बे, ब, का, न, ओ, फ, नी। तो सबसे पहले देखते हैं, तो लिथियम है, तो लिथियम, ठीक है। फिर क्या है? बेरिलियम, फिर क्या है? कार्बन, फिर क्या है? ऑक्सीजन, फिर क्या है? फ्लोरीन। यानी कि ये अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएंगे
तो ऑप्शन से हो जाएगा ये बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक मेटलवाइड है, सिलिकॉन एक उपधातु है, तो ऑप्शन से हो जाएगा सी। और याद रखिए सिलिकॉन का यूज हम लोग करते किसमें? सोलर सेल में करते हैं सिलिकॉन का यूज। चलिए निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? विच वन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो याद रखिएगा इसके ऊपर भी माइनस चार्ज होता है, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, लेकिन सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज होता है, तो ऑप्शन से ये हो जाएगा सी यानी कि सोडियम। अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? तो टिहरी बांध का निर्माण हुआ था दोस्तों उत्तराखंड में, ऑप्शन से बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रख सकते हैं? सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ऑप्शन देखते हैं, मैग्नीशियम, सोडियम, टंगस्टन, पारा। तो यहां पे याद रखिएगा जवाब हो जाएगा आपका सोडियम। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं, डिटर्जेंट से क्या बनाए जाते हैं? सर्फ एक्सेल बनता है, इजी सर्फ बनता है, शैम्पू बनता है, सब बनता है। तो याद रखिएगा डिटर्जेंट आपके शैम्पू में भी होता है, तो इसलिए ऑप्शन से हो जाएगा डी, इनमें से सभी। डिटर्जेंट से सर्फ एक्सेल, इजी सर्फ और शैम्पू तीनों के तीनों निर्मित होते हैं, तो इसलिए ऑप्शन से हो जाएगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं, 42 नंबर। सौर सेल में किसका यूज करते हैं? जस्ट अभी हमने बताया था सिलिकॉन का यूज करते हैं, तो याद रखिएगा सिलिकॉन। और देखिए सिलिकॉन यूज करते हैं, तो और देखिए सोलर सेल को जोड़ने के लिए हमको यूज करते हैं एजी यानी कि सिल्वर। यानी कि जब बहुत सारे सोलर सेल को जोड़ना होता है तो किससे हम लोग जोड़ते हैं? तो सिल्वर से जोड़ते हैं, याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बी होगा। अब बात करते हैं 43 का कि निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? ऑप्शन देखते हैं, आपके पास ऑप्शन है एक सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस और कोयला। तो याद रखिएगा सीएनजी का तो यूज व्हीकल्स में किया जाता है। कहां पर करते हैं? व्हीकल्स में करते हैं, लेकिन खाना बनाने में नहीं करते हैं, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा सीएनजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे है कि जो कॉपर और ऑक्सीजन है रिएक्शन कर रहा है, तो बन रहा है कॉपर ऑक्साइड। क्या बन रहा है? कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? क्या ऑक्सीकरण हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कि विस्थापन हो रहा है? तो याद रखिएगा यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है किसका? ऑक्सीजन का, यानी कि ऑप्शन से हो जाएगा ए। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? संतुलित का मतलब होता है, आप समझिए ये है, और मान लेते हैं ए और बी है, मिलके बना रहे हैं ए बी, मिलके ए बी बना रहे हैं, तो जितना वैल्यू इधर होगा उतना वैल्यू इधर होना चाहिए। तो इधर देखिएगा 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 6 हो गए, यानी कि 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 और ये 2 ऑक्सीजन यानी कि 6। ये बैलेंस है, ये बैलेंस है। फिर यहाँ पे देखते हैं 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, ये भी सही है। एक लेड है, यहाँ पर एक लेड है, 2 नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन 3 6 ऑक्सीजन 1 3 5 ऑक्सीजन, यानी कि जो ऑप्शन होगा बी ही होगा जो संतुलित नहीं है। बाकी सभी के सभी ऑप्शन देख सकते हो, यहाँ पे पोटेशियम 2 है, यहाँ पे पोटेशियम, क्लोरीन 2 है तो 2 है, और ऑक्सीजन भी 6 है, यानी कि 3 दूना 6 इधर भी है, यानी कि तीनों बैलेंस है, लेकिन बी वाला बैलेंस नहीं है, इसलिए वो जवाब सही हो जाएगा। अब देखिए उदासीन विलयन का पीएच वैल्यू, जब बात करते हैं स्केल की, तो स्केल का होता है एक रीडिंग होती है 7 होती है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल। क्या कहते हैं? इसे आप कहते हैं न्यूट्रल यानी कि उदासीन। और उदासीन विलयन का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 7, यानी कि ऑप्शन से 7। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? तो याद रखिएगा HNO3, HCl और H2SO4 में सबसे जो दुर्बल यानी कि कमजोर एसिड होता है वो होता है ये मिथेनोइक एसिड। ठीक है,
CH3COOH। (48) की बात करते हैं क्रायोलाइट। तो याद रखिएगा क्रायोलाइट जो ओर है किसका है, तो ये है एल्यूमिनियम का। और एल्यूमिनियम का दूसरा ओर क्या है, तो आपको एल्यूमिनियम का दूसरा ओर बॉक्साइट। बॉक्साइट भी एल्यूमिनियम का ओर है। तो याद रखिएगा क्रायोलाइट, बॉक्साइट एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम की परमाणु संख्या। अब देखिए हम आपको दो कंसेप्ट बताएंगे, ये तो बताएंगे साथ में एक और बताएंगे। आप याद रखेंगे, आपको पता होगा आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, कुछ याद आया? आर्गन का 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20। और इन तीनों का जो एटॉमिक मास होता है वो 40 होता है। अब बताओ एटॉमिक नंबर सेम है? नहीं, एटॉमिक नंबर डिफरेंस है, एटॉमिक मास सेम है। इसको कहते हैं आइसोबार। क्या कहते हैं? आइसोबार। आइसोबार कहते हैं। तो जो पोटेशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 19। ऑप्शन से सी। तो हमने आपको दो बात बताई, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19। एक और बात याद रखिएगा, आपको एटॉमिक नंबर लगभग 30 तक याद होने चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन एटॉमिक नंबर से पक्का आने वाला है कि कोई एलिमेंट दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो आर्गन का 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20 होता है। ठीक है, याद रखिए। अब बढ़ते हैं 50 नंबर, फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम। फॉर्मिक एसिड चिट्टी के डंक में भी पाया जाता है और इसे हम लोग मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, फॉर्मिक एसिड को, यानी इसका जो आईयूपीएसी नेम होता है, आईयूपीएक नेम होता है, वो होता है मेथेनोइक एसिड। क्या होता है दोस्तों? मेथेनोइक एसिड। अब आगे बढ़ो। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र। इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है C2H5OH, यानी कि ऑप्शन से सी सही हो जाएगा। अब देखिएगा इथाइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपेन आप पढ़ोगे ना, मीथेन, मेथ, एथ, प्रोप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। ठीक है, ये सब। अब आगे बढ़िए, तो 51 का हो जाएगा सी। अब 52 की बात करें, एल्काइन। इनमें से एल्काइन कौन है? तो आपको पता है एल्काइन यानी कि CN एल्केन, CnS2n -2, CnS2n -2। तो देख लेते हैं नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 2 हैं। C2S2 इंटू 2 -2, यानी कि C2 4 में से 2 गया तो 2, C2S2। तो याद रखिएगा इसमें से एल्काइन कौन है? C2S2 होता है। अब थोड़ा सा मुझे 53 कह रहा है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों देखिए चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है आपके सामने, वो होता है C12H22O11, यानी कि चीनी का जो रासायनिक सूत्र होगा वो कितना हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा C12H22O11। अब आप थोड़ा सा देखिएगा, अब यहाँ पे बात करते हैं, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है 54 कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच में सहसंयोजन बंधन की संख्या कितनी है। एक बात याद रखिए, अगर आपसे केवल एसिटिलीन पूछता तो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितने होते हैं, और केवल कार्बन कार्बन के बीच में पूछ रहा है तो नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितने हैं ये आपको जानना है। थोड़ा समझिएगा। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखिए कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड है, फिर इसमें ये 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच में देख रहे हैं, तो कार्बन कार्बन के बीच में नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितने दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं। लेकिन अगर ओवरऑल एसिटिलीन की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितना होगा दोस्तों? वो जाएंगे 5। कार्बन कार्बन के बीच में 3 और ओवरऑल नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड कितना हो जाएंगे? 5। यानी कि देखिएगा यहाँ पे है 1 2 3 4 और 5, आप याद रखिएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 55 है बहुत ही आसान सा लग रहा है कि श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज। मान लेते हैं आपको रेस्पिरेशन की स्टडी करनी है, रेस्पिरेशन की स्टडी करिए तो आप जानते हैं जब रेस्पिरेशन हम लोग करते हैं तो एक गैस रिलीज होती है जिसका नाम है CO2। तो रेस्पिरेशन को आप स्टडी करना चाहते हैं तो आपको कौन से बीज लेंगे? क्या वो उबाला हुआ लेंगे, क्या वो कुचला हुआ लेंगे, क्या वो अंकुरित बीज लेंगे? ठीक ना,
तो आपको सबसे बेस्ट होता है, या कहे तो जिसकी स्टडी करने के लिए अगर हम रेस्पिरेशन की स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है जर्मिनेटिंग सीड, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी अंकुरित बीज। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपके एग्जाम में आने की संभावना है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 56, मानव वृक्क किस प्रणाली का हिस्सा है? तो याद रखेंगे दोस्तों, मानव वृक्क जो प्रणाली है वो उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है, यानी कि ऑप्शन से न हो जाएगा सी। अब देखिए पौधे में जाइलम, देखिएगा पौधे में समूहन बंडल या समूहन तंत्र पाए जाते हैं, जिसमें होते हैं जाइलम और फ्लोएम, दो प्रकार के उत्तक होते हैं। जाइलम होता है वो जल का परिवहन करता है और जो फ्लोएम होता है दोस्तों वो भोजन का परिवहन करता है। यानी कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जाइलम जल को लेके जाता है और फ्लोएम भोजन को लेके जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जाइलम क्या करता है, तो जाइलम पानी को लेकर के जाता है, इसलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 57 है उसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पानी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है? तो जस्ट अभी हमने आपको बताया था कि जब आप रेस्पिरेशन करते हैं तो देखिएगा रेस्पिरेशन करते तो क्या होता है, तो मान लेते ये ग्लूकोज हो गया C6H12O6, रेस्पिरेशन करेंगे आप, ये टूटेगा किसमें, CO2 H2O में, अब प्लस एनर्जी में, किसमें टूटेगा, एनर्जी में। तो आप देख पा रहे हैं तो जो गैस रिलीज हो रही है वो कौन सी गैस रिलीज हो रही है, तो वो CO2 गैस रिलीज हो रही है, यानी कि ऑप्शन से हो जाएगा ए। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फलों के पकने का नियंत्रण कौन करता है? एथिलीन करता है दोस्तों। कौन करता है? एथिलीन करता है। याद रखेंगे फल को पकने का नियंत्रण एथिलीन करता है, और एथिलीन एक गैसियस हार्मोन है। क्या दोस्तों? एथिलीन एक गैसियस हार्मोन होता है और आर्टिफिशियल रूप में फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का यूज किया जाता है, जो फल वाले अपने पास रखते हैं फलों को पकाने के लिए। अब कह रहे कि न्यूरॉन का वही से जहां जानकारी हासिल की जाती है, मतलब जहां से जानकारी ली जाती है, तो दोस्तों जहां से जानकारी ली जाती है वो होता है डेंड्राइट। डेंड्राइट वो पोर्शन है जहां से इंफॉर्मेशन को लिया जाता है, जो कहां पर भेज दी जाती है, सेल बॉडी के पास भेज दी जाती है, फिर वो एक्सॉन के पास जाता है, फिर वो नर्व एंडिंग के पास जाता है। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। तो 61, निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन? देखिए दोस्तों, आपातकाल यानी कि इमरजेंसी हार्मोन, किसकी बात की जा रही है? हार्मोन ऑफ इमरजेंसी। तो याद रखिए जब इमरजेंसी की बात होती है, मान लो आप डरे हुए हैं, ठीक है, कोई कुछ ऐसा आपने देख लिया कि जिससे आप डर गए, तो जब आप डर गए हैं तो उस वक्त हमारे बॉडी में या आपके बॉडी में कौन सा हार्मोन रिलीज होती है? तो हार्मोन रिलीज होती है जिसका नाम है एड्रेनालिन। क्या नाम है दोस्तों? एड्रेनालिन। अब ये जो एड्रेनालिन होता है ये क्या होता है? तो ये जो हार्मोन है वो एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा रिलीज की जाती है। अब कहेंगे सर ये एड्रिनल ग्लैंड होता कैसे है? तो देखिएगा ये हो गया हमारा किडनी। अब ये किडनी के ऊपर ग्लैंड होता है, इसी का नाम है एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल जो ग्लैंड होता है उससे एक रिलीज होती है हार्मोन एड्रेनालिन, इसे आप इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। और हाँ जी दोस्तों, इसी हार्मोन को फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। फाइटर फ्लाइट हार्मोन, लड़ो और उड़ो हार्मोन, लड़ो और उड़ो हार्मोन कहते हैं। ठीक ना। अब देखिए जो हार्मोन रिलीज होते हैं तो क्या होती है, आप अलर्ट मोड में आ जाते हैं और आपका जो स्किन है और वो उस पे जो हेयर्स हैं वो खड़े हो जाते हैं, आपको पसीने पसीने आने लगते हैं। ठीक ना, याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक देखिए दो प्रकार की क्रिया है, ऐच्छिक अनैच्छिक। अनैच्छिक मतलब कि जो हमारी इच्छा से नहीं होता है, और ऐच्छिक जो हमारी इच्छा से होता है। तो आपको भी पता है, देखते हैं, उल्टी अनैच्छिक क्रिया है, दिल का धड़कना भी अनैच्छिक क्रिया है, हम इसे नहीं रोक सकते हैं। ठीक ना। और अत्यधिक लार निकलना, इसको भी नहीं रोक सकते हैं, लेकिन चबाना तो रोक सकते हैं ना। ये हमारे बस की बात है, हमारी इच्छा पे डिपेंड करता है, मन करेगा तो चबाएंगे, मन करे तो नहीं चबाएंगे। तो इसलिए इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों वो जाएगा ऑप्शन से डी, यानी कि चबिंग यानी कि चबाना। चबाना एक ऐच्छिक क्रिया ना कि अनैच्छिक क्रिया। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हम 62 नंबर क्वेश्चन की तो बात कर लिए। अब बात करते हैं 63 की, कि मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है, यानी कि मानव में बच्चे कितने दिन में पूरी विकसित हो जाते हैं और बच्चे का जन्म हो जाता है। तो याद रखिएगा एक्चुअली तो होता है वो 280 दिन।
280 दिन, इसलिए ऑप्शन मारेंगे ये 270 दिन, यानी कि 10-12 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो 270 दिन यानी कि 9 3 27, 9 3 27, 9 महीने 270 दिन। तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा 270 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? क्या वो 1973 में शुरू हुआ था, क्या 1975 में शुरू हुआ था, क्या 1971 में शुरू हुआ था, क्या 1983 में शुरू हुआ था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब हम आप पर छोड़ते हैं कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था। अगर आपसे ये नहीं मिलेगी तो नेक्स्ट वीडियो में या जो नेक्स्ट मॉडल पेपर होगा उसमें हम आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल कराएंगे कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था। ठीक है, बहुत ही आसान सा, इसलिए हम आपके ऊपर इसको छोड़ रहे हैं ताकि आप इसको करें। तो जब आप इसको करेंगे तो आप गंगा एक्शन प्लान के बारे में भी जान लेंगे। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। ठीक है, चलिए अब 65 की बात करते हैं, मुकुलन द्वारा। तो याद रखिएगा मुकुलन ईस्ट में भी मुकुलन होता है, हाइड्रा में भी मुकुलन होता है। ईस्ट में भी मुकुलन होता है, हाइड्रा में भी मुकुलन होता है। तो ईस्ट में मुकुलन होता है, हाइड्रा में मुकुलन होता है। तो क्वेश्चन पूछ ही रहा है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किसमें होता है? तो किसमें होता है दोस्तों? तो वो होता है ईस्ट में होता है। यहाँ पे ऑप्शन ईस्ट है, तो इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ईस्ट। अब देखना, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी में हमको दिख रहा है दो ही बीमारी, एक दिख रहा है ये निमोनिया और एक दिख रहा है ये टीबी, यानी कि बी और सी, यानी कि ऑप्शन से इसका सही जवाब हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। तो देखिएगा हमारे बॉडी में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है, तो अन्य जीवों में यानी कि जो मांसाहारी उनमें भी पाचन नहीं होता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ये बी, सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है कि 68 है कि ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? दोस्तों जो ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है, आप जब ज्यादा सोचते हैं तो खून का जो होता है वो गाढ़ा होने लगता है। जब खून गाढ़ा होने लगता है तो जो हमारे दिमाग की नसें वो फट जाती हैं। जब दिमाग की नसें फट जाती हैं तो ब्रेन हेमरेज कहते हैं उसको, यानी कि हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी, हाई बीपी, हाई बीपी क्या होती है उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। और हाइपरटेंशन कब होती है? यानी कि जब 140 से 90 mm Hg जब रहेगा ना प्रेशर, उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। और नॉर्मल कितना होता है? तो नॉर्मल की बात करेंगे तो नॉर्मल होता है 120 बटा क्या हो गया 100 अरे 120 होता है। क्या होता है? 120 होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण है कौन? एक प्लांट इसमें है जो कि एक पैरासाइट है। तो याद रखिएगा बैक्टीरिया पादप नहीं है, विषाणु पादप नहीं है, कवक पादप नहीं है, और यहाँ पे एक ही तो दिख रहा है जो कसकट्टा है। तो परजीवी पादप कौन है? तो वह है कसकट्टा, जो दूसरे पौधे के ऊपर से रख के उसे भोजन ग्रहण करता है लेकिन कोनो फायदा पहुंचाने वाला नहीं है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। किसके द्वारा पंप किया जाता है? क्या वो फेफड़े के द्वारा पंप किया जाता है, कि नीलय के द्वारा पंप किया जाता है, कि आलिंद के द्वारा किया जाता है, कि इनमें से सभी के द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, अब थोड़ा सा देखते हैं डायग्राम को। जैसे देखिएगा अगर बात करते हैं तो हार्ट का डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, मान लेते हैं हार्ट का डायग्राम हम बना दिया और हार्ट में आपके 4 चैम्बर हो गए। अब देखिए क्या होता है, यहां से ब्लड आता है, इसको आलिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? आलिंद कहते हैं। ये भी आलिंद ही है, और नीचे वाले को नीलय कहते हैं। क्या कहते हैं? नीलय कहते हैं। तो आलिंद से रक्त आया नीलय में। अब देखिए इस नीलय से ये जाएगा लंग्स में, और लंग्स से ये आएगा आलिंद में, और आलिंद से जो शुद्ध होकर, जो लंग्स से शुद्ध होकर के रक्त आया था, आलिंद से पहुंचता है नीलय में, और नीलय से यहाँ पे होता है अओर्टा, जो कि ब्लड को शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचा देता है। तो याद रखिएगा आपका सही जवाब हो जाएगा नीलय, और नीलय ही है जो कि रक्त को हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में भेज देते हैं, यानी कि पंप कर देते हैं। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि कौन सी होती है? तो जस्ट हमने आपको बताया था कि हाइड्रा में होता है मुकुलन। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और एक बात याद रखिए, आप अपने एग्जाम
में डरिएगा मत बिल्कुल। साइंस, इन द केस ऑफ साइंस में तो डरना ही नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं ना क्वेश्चन बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। आपको डरना नहीं कि हमने ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा। जितने भी आप मॉडल पेपर कराना है शांति से आप मॉडल पेपर को कर लो, और चैप्टर वाइज जब एमसीक्यू कराएंगे तो उसको कर लो। आपका 40 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। 40 नंबर में आपका 40 नंबर बिल्कुल आएगा ही आएगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, ये इम्पॉसिबल वाली बात नहीं है। आपको 40 में 40 क्वेश्चन का जवाब हम बिल्कुल देंगे, और 40 में 40 क्वेश्चन का जवाब आप बिल्कुल दीजिएगा, ठीक ना। एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ये हम गारंटी के साथ कह रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसका तो मुकलन हो गया। अगला क्वेश्चन है जनन संचारित रोग, यानी कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है, कॉपुलेशन से फैलता है, यानी कि शुद्ध शब्दों में बोले तो यौन क्रिया या शारीरिक संबंध बनाने से, संभोग करने से फैलता है, उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों यौन संचारित रोग। और यौन संचारित रोग को इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में कुछ बीमारियां हैं, जैसे कि सिफिलिस होता है, गोनोरिया होता है, एड्स होता है, ठीक है। तो सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स यानी कि ये सभी के सभी क्या है, यौन संचारित रोग है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तीनों से सभी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 73, पुष्प का सबसे बाहर वाला भाग। अब देखिएगा, जब फ्लावर को देखेंगे ना, तो फ्लावर को देखेंगे तो आपको ये फ्लावर दिख रहा है, ठीक है, फ्लावर दिख रहा है। ठीक है, फ्लावर दिख रहा है। अब जो फ्लावर दिख रहा है ना, तो सबसे बाहर होता है कैलिक्स। क्या होता है? कैलिक्स। अंदर होता है कोरोला। अब कैलिक्स के एक यूनिट को हम लोग कहते हैं सेपल, बाहर वाले को सेपल कहते हैं, या इसको हिंदी में बाह्य पुंज कहते हैं। तो पुष्प का सबसे बाहर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा बाह्य दलपुंज। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं कि ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है। तो ब्लड समूह ए में नंबर ऑफ एंटीबॉडी की बात करें, एंटीबॉडी की बात करें तो हम आपको बताते हैं, अगर ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ए बी है, ओ है। ए में ब्लड ग्रुप बी होता है, बी में ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन एंटीबॉडी बी होता है, और बी में ए होता है, और ए बी में कोई नहीं होता है, और ओ में ए और बी दोनों होता है। अब देखिएगा, ए बी को हम लोग कहते हैं सर्वग्राही, और ओ को कहते हैं सर्वदाता। क्या कहते हैं दोस्तों? सर्वग्राही कहने का मतलब ये किसी भी प्रकार के ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ब्लड को ले सकता है, कौन? ए बी। और ओ जो है किसी को भी दे सकता है, चाहे वो ए हो, चाहे बी हो, चाहे ए बी हो, चाहे वो हो, तो ओ को तो देगा ही। यानी किसी को ब्लड दे सकता है तो सर्वदाता, और किसी का ब्लड ले सकता है तो सर्वग्राही। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन 75 की बात करते हैं। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, हमारा जो पेनक्रियाज होता है उसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिका होती है, उसमें दो प्रकार के सेल्स होते हैं, एक अल्फा सेल, एक का नाम बीटा सेल। जो अल्फा सेल होता है दोस्तों वो ग्लूकागोन बनाता है, और बीटा सेल बनाता है इंसुलिन। अल्फा सेल ग्लूकागोन, बीटा सेल इंसुलिन। तो जो ग्लूकोन होता है ये ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, इन ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, और वहीं जो इंसुलिन है इसके बगल वाला वो ग्लूकोज के लेवल को घटाता है। यानी कि यहाँ पे बात करें तो जो ग्लूकोज को मेंटेन करता है वो इंसुलिन मेंटेन करके रखता है। तो याद रखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा इंसुलिन, ठीक ना, इंसुलिन। और ये कहाँ बनता है? पैनक्रियाज के अंदर। और आपको बता दें पैनक्रियाज क्या है, तो एक मिश्रित स्रावी ग्रंथि है, मिश्रित स्रावी ग्रंथि है। यानी कि यह एक ऐसी ग्रंथि है जो एक्सोक्राइन यानी कि बहिस्रावी, और एंडोक्राइन यानी कि अंतःस्रावी, बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों का कार्य करती है। वो ग्लैंड है जिसका नाम है पैनक्रियाज। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। पादप वृद्धि हार्मोन, यानी कि जो वृद्धि को प्रमोट करता है, ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो ये देखिएगा ऑप्शन तो दिया है जिबरेलिन, एड्रेनलिन, इंसुलिन और थायरॉक्सिन। एक बात याद रखिएगा, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एड्रेनलिन, ये सभी के सभी एनिमल हार्मोन है। तो एनिमल हार्मोन ये तीनों को तो बाहर कर देंगे, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो बच क्या गया? जिबरेलिन। तो ऑप्शन नंबर ए। तो कुछ क्वेश्चन आप ऐसे भी मार सकते हैं, आपको याद हो नहीं हो, अगर कुछ ऑप्शन आपको याद है तो ऑप्शन से आप उसको उड़ा दो। क्वेश्चन नंबर 77, हार्मोन स्रावित होता है। तो याद रखिए
हार्मोन स्रावित होता है एक एंडोक्राइन ग्लैंड से, जिसको कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। ऑप्शन से हो जाएगा ए, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है, अब देखिएगा वीडियो बोले तो अब क्लास खत्म होने वाली है। तो मनुष्य के मुख कुआ में कितने जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है? तो मनुष्य के मुख कुआ में नंबर ऑफ जो ग्लैंड्स होते हैं वो होते हैं 3 पेयर्स, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि 3। अब देखिए, अब एंड्रोजन है। एंड्रोजन क्या है? तो याद रखिए, एंड्रो का मतलब होता है मेल, और एंड्रोजन एक मेल सेक्स हार्मोन है, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा मेल हार्मोन। ठीक है, चलिए। और क्वेश्चन नंबर 18 यानी कि द लास्ट, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो दोस्तों, मटर को अपने प्रयोग के लिए चुनने वाले वैज्ञानिक थे जिनका नाम था मेंडल, और मटर का जो वैज्ञानिक नाम होता है, याद रखिएगा, पाइसम सैटिवम। क्या होता है दोस्तों? पाइसम सैटिवम होता है। और मेंडल ने मटर के कितने? तो 7 जोड़े कैरेक्टर की स्टडी की थी। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर डिस्कस किए 80 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और लग रहा है कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसे लाइक जरूर करो, जो कि आपका मेरे लिए मोटिवेशन होगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।